दिस इज द सेकंड चैप्टर, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का ये जो पार्ट है एंशिएंट वर्ल्ड, सेकंड चैप्टर जो हमारा है, सॉरी इट्स फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है एंशिएंट वर्ल्ड, उसमें ये पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने ये लास्ट चैप्टर में देखा, राइट। उसी का ये टॉपिक पेज नंबर 26 पे है, टाउन प्लानिंग। One of the most interesting feature of this civilization was the emergence of the first urban societies in the South Asia. South Asia में first urban societies अगर देखने मिली तो the most remarkable aspect was the high level of sophistication in the town planning, craft and culture. टाउन प्लानिंग इतनी सोफिस्टिकेटेड वे में, इतने स्मार्ट, इतना परफेक्ट वे में हर एक चीज की गई थी। उसमें क्राफ्ट वर्क हो या कल्चर की बात हो, एवरीथिंग वाज प्लान्ड। टाउन प्लानिंग एक अच्छी तरीके से की गई। द पीपल लिव्ड इन अ वेल प्लान्ड सिटीज, अच्छी तरीके से प्लान्ड सिटीज थी। अ जनरल फीचर ऑफ द सिटीज वाज द प्रेजेंस ऑफ fortified capital which housed public buildings. The cities had wide roads which cut each other at a right angle. The houses were brick built and most of these were to store. There were well bath drains swag in each houses. Paved roads and street lighting were also known. मतलब इतनी सारी चीजें उस वक्त भी आ गई थी जब ये मॉडर्न, जब ये सोसाइटीज, अर्बन सोसाइटीज बनना स्टार्ट हुई, तो वहाँ पे सिटीज एंड वाइड रोड्स भी अच्छे खासे बड़े बड़े रोड्स थे, विच कट ईच अदर एट अ राइट एंगल। राइट एंगल में वैसे पोर्शन पढ़ते हैं राइट एंगल जैसे। द हाउसेस वर ब्रिक्स बुilt and most of this were of two stores. अच्छी, यानी उस वक्त भी ब्रिक्स वाले बिल्डिंग बनना, घर बनना स्टार्ट हो गए थे। वेल थे, बाथ ड्रेन्स और स्वैग इन ईच हाउसेस। पेव्ड रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स भी उस वक्त, स्ट्रीट लाइट्स जो होती है वो भी उस वक्त हमारे पास अवेलेबल थी। वर आल्सो नोन अपार्ट फ्रॉम द लिविंग हाउस इन द लोअर टाउन, बिग मल्टी-पिलर्ड halls have also been discovered at the Catchigal area in Mohenjo-daro. Here the most striking feature was the Great Bath. Great Bath, 180 feet long, 180 feet, 100 feet long and 108 feet wide. इतना bathing pool, ये उस वक्त ये Great Bath एक नया फीचर था, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर उस वक्त, मतलब कि इतना फीट लॉन्ग एंड इतना फीट वाइड बाथिंग पूल। इट वाज 39 फीट लॉन्ग, इतना लॉन्ग भी था वो, 23 फीट वाइड एंड 8 फीट डीप। द ग्रेट जनरी ऑफ हड़प्पा was another important building. The surplus produced by the peasants was stored here. Society and economy. The people practiced agriculture, animal husbandry, art and craft, trade and commerce. Main crops were wheat, barley, rye, sesame and pea. ये मेन क्रॉप्स थे। इतने क्रॉप्स ज्यादातर लोग वहाँ पे उगाते थे। Evidence of rice has been found at Lothal and Rangpur. लोथल और रंगपुर में ये राइस का स्टार्टर हुआ, ये ग्रो करना स्टार्ट किया उन्होंने। Furomark found a Kalibangan show that plowing was known to them. Sickles were used for harvesting. Various forms of irrigation were practiced. Cotton was known product. Animal like cow, goat, sheep, humped bulls, dog, cats, camels and donkey were domesticated. The people consumed cereals, fish, meat, milk, egg and fruit. Tools and weapons made from copper and bronze were mostly used. Ornaments were made of gold, silver, precious and semi-precious stones, conch and ivory. Iron was not known to them. Among artisans and craftspersons, there were potters, weavers, masons, carpenters, smiths, jewelers, sculptors, stone cutters, brick makers and terracotta manufacturers. Trade and commerce were also very important economic activity. मतलब इतनी सारी चीजें उस वक्त हमें पता चल गई थी। लाइक इन्होंने यहाँ से हमें बताया कि ये एनिमल्स, मेन क्रॉप्स हम लोगों ने ये
उगाना स्टार्ट किए थे। मेन क्रॉप्स वर व्हीट, बैरली, राई, सीसम एंड पी। ठीक है, एविडेंस ऑफ राइज फाउंड। और क्या था, कॉटन वाज नॉन प्रोडक्ट, कॉटन उसको पता चल गया था, राइट। फिर उसके बाद एनिमल्स लाइक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काउ, गॉट, शीप, हम्बर्ड, ये सारी चीजें हम लोग इनको अपने साथ रख सकते हैं। ऐसा भी मतलब डोमेस्टिकेटेड, उनको भी हम लोगों ने डोमेस्टिक है वो, और उसे हम लोग रख सकते हैं, और उनका यूज हमें कुछ ना कुछ अलग अलग तरीकों से हो रहा है, राइट। उसके बाद इन्होंने कहा कंज्यूम सीरियल, फिश, मीट, इतनी चीजें हम लोग, फिश, एग, फ्रूट, ये सारी चीजें कंज्यूम भी करने लगे। अब टूल्स की बात करें तो टूल्स एंड वेपन्स मेड फ्रॉम कॉपर एंड ब्रोंज वर मोस्टली यूज। ये उस वक्त हम लोग कॉपर एंड ब्रोंज के जो टूल्स बने थे वो यूज करते थे। ऑर्नामेंट्स वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स हम लोग यूज करने लगे थे। ये सारी चीजें हमें पता चल गई थी। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आर्टिशियंस, craft person, there were potters, weavers, mason, carpenters, smiths, jewelers, sculptors, stone cutters, brick makers, terracotta manufacturers, इतनी सारी चीजें हमें पता चल गई थी, इतने सारे लोग वहाँ पे हमारे पास थे। Both inter-regional trade and external trade carried out. Several evidence point to Harappa trade. The Mesopotamia main imports consisted of metal like gold, tin, copper and various kinds of precious and semi-precious stones. Among the export were agricultural products, cotton goods, potteries, jewelries, agri products and other crafts. Harappa seals were probably used for commercial purpose. The society was divided into classes. तो society accordingly in classes में divide भी हो गई थी। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, लाइक द मेन इंपोर्ट, हम लोग इंपोर्ट क्या चीजें किया करते थे, इंपोर्ट कंसिस्ट ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, टिन, कॉपर एंड वेरियस काइंड्स ऑफ प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ये हम लोग इंपोर्ट किया करते थे। और इसके अलावा एक्सपोर्ट क्या करते थे, बाहर की कंट्रीज में भेजते क्या थे, तो कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्या था, तो कि कॉटन गुड्स, पोट्रीज, ज्वेलरीज, इवोरी प्रोडक्ट्स एंड अदर क्राफ्ट्स, और कुछ क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स। हड़प्पा सील्स वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लासेस, तो ये सोसाइटी फिर दूसरे डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड हो गई। Religion and culture. The cult of Mother Goddess seems to have been very popular among them. Many figures of Mother Goddess have been found. One male deity has also been found at Mohenjo-daro, which has been called the prototype of Lord Shiva, Pushpapati. This deity is represented as a seal sitting in a yogic posture and surrounded by animals. ठीक है, ये लॉर्ड शिवा का, ये पुष्पपति, ये मोहनजोदारो की जो वो था, the male deity has also been found at Mohenjo-daro, which has been called a prototype of Lord Shiva. तो वो पुष्पपति के नाम से जानते थे। This deity is represented in a seal, ये seal की तरह represent करते थे, and sitting in a योगिक पोस्चर, योगिक पोस्चर्स में बैठते थे, और उसके आजू बाजू सराउंडेड सब एनिमल्स इकट्ठा हुआ करते थे। Lingam worship and nature worship of trees were prevalent. Can you see the similar in the religious practice among the Hindus in India even today? When you visit at Shiva temple, you can see the Shiva lingam is worshipped. You must be aware that Hindus also worship trees like people. मतलब हम लोग जब भी कुछ आज भी हम लोग हमारे टेम्पल्स में जब विजिट करते हैं तो हम लोग ये सारी चीजों को देख सकते हैं। और इन्होंने एक चीज और यहाँ पे कही हुई, यू मस्ट अवेयर अबाउट द हिंदूज आल्सो वर्शिप ट्रीज लाइक पीपल। हम लोग हिंदूज जो होते हैं वो ट्रीज को भी हम लोग पूजा वगैरह करते हैं, राइट। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया पीपल, लाइक फॉर एग्जांपल तुलसी, तो हम लोग प्लांट्स को भी गॉड मानकर उनकी पूजा किया करते हैं। Technical skills,
they had also acquired high levels of technical skill. They had knowledge of urban engineering, weights and measures, health and hygiene. They also knew how to write. They used a script which has not yet been deciphered. मतलब उस टाइम का हमें ये चीजें पता चल गई. They had knowledge of urban engineering. अर्बन टाइप का इंजीनियरिंग चीजों के बारे में उन्हें पता चल गई थी. वेट क्या होता है, मेजर्स क्या होते हैं, हेल्थ, हाइजीन, ये सारी चीजें हमें पता चल गई थी. दे आल्सो न्यू हाउ टू राइट. दे यूज्ड अ स्क्रिप्ट व्हिच हैज नॉट येट बीन डिस्कवर्ड. मतलब वो स्क्रिप्ट कैसे तरीके से लिखनी है, स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ये सब भी चीजें इसमें आ गई है. सो दिस इज द टॉपिक 1.4 इंडिया, द वैदिक एज. द वैदिक एज marks a new phase in ancient Indian history which began with the arrival of Aryans in India. Aryans जब इंडिया में आए और before it's around 1500 before Christ. It lasted for almost 1000 years, in the course of which a number of economic, social, political and religious development took places. ये सारी चीज़ों नई चीज़ें हो रही थी. पॉलिटिकल है, सोशल है, रिलीजियस, ये सारी चीज़ें नई चीज़ें बाहर आ रही हैं, देखने मिल रही हैं. उस वक्त द वैदिक एज इज अकॉर्डिंगली डिवाइडेड इनटू 2 periods ऑफ अबाउट इक्वल ड्यूरेशन. वो पीरियड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच इज अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड. ये 2 अलग अलग पार्ट्स में इस पीरियड को डिवाइड करते हैं. Have you heard of Vedas? They are the most important source of information on the Vedic age. उस वक्त ये most important source था. मतलब सबसे ज़्यादा information हमें वेदास में से पता चल रही थी कि वेद्स जो सारे हमारे थे उसमें से हमें ज़्यादा से ज़्यादा information मिल रही थी. The early Vedic period is known mainly from the Rigved, which was the first Veda to be composed. ऋग्वेद is the first वेद जो composed हुआ. ठीक है, वो first वेद था जिसमें से हमें सारी चीजें पता चल रही थी. For this period, when the Vedic tribes lived in the northwest part of the subcontinent, including Punjab and Afghanistan, we do not have much archaeological evidence. हमारे पास archaeological evidence उस वक्त कुछ नहीं था. This was probably because the early Vedic people generally lead a nomadic life and did not stay for long at any place. किसी भी place पे ज़्यादा time तक रुकते नहीं थे वो लोग. Their economy was mainly pastoral. Cattle rearing was the chief means of livelihood. भेड़ बकरियों को चराना ये उनका मेन वो काम ही वही था. राइट, वो उनको रखते थे, उनमें से उन्हें मिल्क वगैरह मिल जाता था, क्लोथ्स जो उनका कॉटन निकलता था, जो चीज़ें उसमें से उनके क्लोथ्स बन जाया करते थे. तो उन्हें रखते थे. उनके साथ में हॉर्स, गॉड्स एंड शिप वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो उनके लिए वो दूसरे एनिमल्स लाइक हॉर्स वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट था. गॉड उनको मिल्क दे दिया करती थी, शिप में से उनको क्लोथ्स मिल जाया करते थे, और हॉर्स के ऊपर वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे. इसलिए ये दूसरे डोमेस्टिक एनिमल्स भी उनको इतने ही इम्पोर्टेंट थे. अ लिटिल एग्रीकल्चर वाज आल्सो प्रैक्टिस्ड, और कुछ एग्रीकल्चर उन्होंने करना, खेती काम करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उन्हें कुछ ना कुछ खाना यानी कुछ ना कुछ उग जाता था, उसकी वजह से वो लोग खा पाते थे, खाना मिल जाया करता था. फैमिली, क्लेन एंड ट्राइब्स कॉल्ड जनास were the social units and there were no castes. वहाँ पे उस वक्त कोई कास्ट सिस्टम नहीं हुआ करता था. The chief of the tribe was called Raja. Popular assemblies of all members of the janas called sabhas and smritis had an important say in the public affairs. A number of deities were worshipped, Indra being the most important of them. ठीक है, तो ऐसे पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठते थे, और उसमें से एक जो चीफ होते थे, जो हेड होते थे, तो उसे राजा कहते थे. वो ट्राइब के जो भी हेड हो उसे राजा कहते थे, और दूसरे सारे मेंबर्स सभा वगैरह इकट्ठा होते थे लोग, और उसे सभा कहा करते थे हम लोग, और सारे डिस्कशंस, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुआ करते थे.
The later Vedic period is known in much greater detail from the vast corpus of later Vedic literature as well as from archaeological material. The later Vedic literature comprised of following books, that is the three Vedas, Sama, Yajur and Atharva. ये तीन वेदास लिटरेचर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, ये फॉलोइंग बुक्स मिली हमें. देयर वर आल्सो commentaries on all the four Vedas called Brahmanas, Aryanas and Upanishads. A large number of sites belonging to this period have also been excavated. They are all marked by the typical poetry called painted grey PGW and so are known as PGW sites. During the later Vedic period, there was a large scale eastward movement of Aryan communities to Indo-Gangetic and Upper Gangetic plains towards Upper Ganga plains towards the end of the period. Three important kingdoms came up further east: Kashi, Kosala and Veda. Agriculture was now the main occupation and number of crops including rice, wheat, sugar were grown. उस वक्त एग्रीकल्चर उनका ऑक्यूपेशन के लिए कुछ न कुछ यानी खुद की लाइवलीहुड, खुद की रोजाना उनको जो चलना होता है, उनको उनकी लाइफ स्पेंड करनी है, तो उसके लिए अब एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है. लाइक एग्रीकल्चर वाज नाउ द मेन ऑक्यूपेशन, अब वो ऑक्यूपेशन बन गया है. एंड नंबर ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग राइस, व्हीट, शुगर केन वर ग्रोन. तो ये चीज बहुत सारे दूसरे क्रॉप्स भी उगाते थे, बट उसमें से मेन ये राइस, व्हीट एंड शुगर केन ये ज्यादा उगाते थे. क्राफ्ट्स आल्सो मल्टीप्लाइड. आयरन वेपन्स एंड टूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड. उस वक्त आयरन के वेपन्स भी बन गए थे और कुछ नए टूल्स भी बन गए थे. पीपल नाउ लीड अ सेटल्ड लाइफ इन अ विलेज. अब वो सेटल्ड लाइफ विलेज में लाइफ स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया था. कास्ट्स बिगेन टू इमर्ज एंड क्रिस्टलाइज इन द फॉर्म ऑफ फोर वर्णास: ब्राह्मणास, क्षत्रिय, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रस. The power of the king and his band increased, and those of the assembly were proportionately undermined. Sacrifice now became very elaborate. The importance of God Indra received new gods such as Prajapati figured prominently. Towards the end of this period, a reaction to the sacrificial ritual could also be observed, which we find mentioned in the Upanishad. ठीक है, सारे गॉड में से एक तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंद्र जो थे उनको दिया करते थे, वो ज़्यादा उन लोग को वर्शिप करते थे, इंद्र को वर्शिप करते थे. गॉड सच एज प्रजापति फिगर्ड प्रोमिनेंटली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड. इस पीरियड के एंड तक द रिएक्शन टू द sacrificial rituals could also be observed, which we find mentioned in the Upanishad. उपनिषद में बहुत सारे रिचुअल सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई है जिसे वो लोग फॉलो करते थे. कुछ चीज़ें कि इसको ऐसे ही करना चाहिए, इसको ऐसे ही करना चाहिए, सब स्पिरिचुअल चीज़ें उसमें उन लोगों ने उपनिषद में मेंशन की हुई है. सो दिस इज द पोस्ट वैदिक एज. पोस्ट वैदिक एज में क्या था? इन द 6th century BC there came up large territorial states in the northern and eastern India known as Mahajanapadas. There were 16 such states, namely Anga, Magda, Viji, Kashi, Kosala and Mala, Kuru, Panchala, Vatsa, Avanti and Kamboja. इस तरह के ये दूसरे सारे डिफरेंट स्टेट्स, 16 ऐसे स्टेट्स थे. अमंग देम मगधा, कोशाला एंड अवंती वर द मोस्ट पावरफुल. उनके पास ज़्यादा हर एक चीज़ के पावर्स ज़्यादा, यानी हर एक चीज़ सोर्सेस में वो पावरफुल रहते थे. द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, growth of trade and industry, rise of territorial states and beginning of urbanization give a rise to the new force in the society. अब ये सारी चीज़ों में जब वो अच्छे उनका इंक्रीज अच्छा हो रहा हो, ग्रोथ अच्छा हो रहा हो, तो वो पावरफुल स्टेट्स, राइट, जैसे कि एग्रीकल्चर हो या ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज की बात चल रही हो, या फिर राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स एंड बिगिनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन,
गिव अ राइज टू द न्यू फोर्स इन द सोसाइटी। वो सोसाइटी को एक नया फोर्स ही देता है कि वो सोसाइटी इंप्रूव, वो जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ हो रही है, सोसाइटी जो है वो ग्रोथ हो रही है, तो उसको इंक्रीमेंट लेवल पे जा रहा है। Thus, the 6th century BC was also a period of psycho-religious transformation. People expressed the dissatisfaction against the ritualistic Brahmanism and Vedic sacrifice. There emerged numerous sects and reformatory movements. This period, called the ancient period in history, saw this rise of two important religions called Jainism and Buddhism. तो इस पीरियड में लोग एक्सप्रेस कर रहे थे डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट द रिचुअलिस्टिक ब्राह्मणिन्स, ठीक है, और वैदिक सैक्रिफाइस। वो हर एक चीज को, उनको जो डिससेटिस्फेक्शन फील हो रहा था वो एक्सप्रेस कर रहे थे लोग। और इस पीरियड को इमर्जेंट न्यूमरस सेक्ट्स एंड रिफॉर्मरी मूवमेंट्स, दिस पीरियड इज also called ancient period in history, saw the rise of two important religions. तो ancient period in the history ये इसको कहा गया, और इसमें दो मेन, एक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, दो जो रिलीजन, जो कास्ट, ये जो रिलीजन था वो ऊपर आया, ठीक है। रिलीजन कॉल्ड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ये ज्यादा उभर के बाहर आए, इनके बारे में ज्यादा लोगों को पता चलने लगा। बुद्धिज्म, व्हाट इज बुद्धिज्म? गौतम बुद्ध, the founder of Buddhism, was born in 563 BC, ठीक है, 563 before Christ, and Lumbini, which is situated near the Indo-Nepal border. Indo-Nepal border पे उनका जन्म होता है, जो बुद्ध भगवान थे। He was the son of Suddhodana, the chief of Shakya of Kapil Vastu. At the age of 29, Gautama left home and attained Bodhini enlightenment at Bodh Gaya under a peepal tree. A peepal tree के अंदर, वो peepal tree के नीचे वो बैठते हैं। He delivered his first sermon at Sarnath River, Varanasi. His teachings include four noble truths, Arya Satya and eightfold path, अष्टांगिका मार्ग। अकॉर्डिंग टू बुद्ध के हिसाब से ये जो वो पेड़ के नीचे बैठकर और वो लोगों को जो स्पीच दिया करते थे, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहा करती थी। लाइक वो ऐसा कहते थे उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बुद्ध, द वर्ल्ड इज अ फुल ऑफ मिसरी, मतलब वर्ल्ड जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे दुखों से भरा हुआ है, राइट, फुल ऑफ मिसरी मतलब दुखों से भरा हुआ है। डिजायर इज द कॉज ऑफ दिस मिसरी, और ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी दुख है, वो सब किसके कारण है? तो जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ डिजायर, इच्छा, हमारी आकांक्षा है, जो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हो ऐसा हो, तो ये सारी डिजायर्स के कारण ये सारा दुख आ रहा है। बुद्ध भगवान ऐसा कहते थे, राइट। इफ डिजायर इज कंक्वायर्ड देन ऑल सोरोस कैन बी रिमूव्ड। अगर डिजायर, इस चीज पे अगर हम लोग जीत पा ले, हमारी आशा, हम लोग अगर ये मानना छोड़ दे, लाइक सिर्फ हम लोग उसके लिए वर्क करें, मेहनत करें, बट डिजायर्स रखना कम कर दे, उसके ऊपर हम लोग अगर जीत पाते हैं, देन ऑल सोरोस कैन बी रिमूव। तो हमारी जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जितना भी ये जितने मिसरीज जो सारी है, तो वो सारी को दूर की जा सकती है। दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ व्हिच कैन इंक्लूडेड, मतलब ये 8 इन चीजों से बनी हुई है। अगर इंसान ये फॉलो करना स्टार्ट करे, राइट मेमोरी, ठीक है, राइट एम, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन, ये सारी चीजें अगर फॉलो करना इंसान स्टार्ट करे, हर एक चीज सही करे, उनके एम सही हो, उनकी स्पीच सही हो, सही अच्छा ही बोले, ये सारी चीजें अगर वो इंसान करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे डिजायर्स पे कंक्वायर, हम लोग उस पे जीत पा सकते हैं, और सोरोस कैन बी रिमूव्ड, और जितने भी हमारे सारे दुख है उसे रिमूव कर सकते हैं, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। बुद्ध सजेस्ट अ मिडिल पाथ अवे फ्रॉम द बोथ एक्सट्रीम लग्जरी एज वेल एज एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी, मतलब बिल्कुल लग्जरी भी नहीं, और लाइक ये दो पाथ उन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है, एक्सट्रीम लग्जरी एज वेल एज एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी। He also laid down a code of conduct such as non-killing and non-stealing for his followers. गलत ना हो और गलत वो ना हो, गलत तरीके से चोरी ना हो, राइट,
फॉर अस फॉलोअर्स, जो भी उनके फॉलोअर्स थे, जो उनकी बातें सुनते थे, जो उनको फॉलो करते थे, उन लोग के लिए उन्होंने ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, नॉन किलिंग एंड नॉन स्टीलिंग का, ठीक है। ही डाइड एट द एज ऑफ 80 483 BC एट कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उनकी डेथ होती है। ही डाइड एट द एज ऑफ 80, और उनकी जब 80 इयर्स की एज होती है तब वो डाइड होते हैं। सो हियर इज जैनिज्म, 1.4.3 जैनिज्म। Rishabhnath, the first Tirthankar, is known to be the founder of Jainism. Vardhaman Mahavir was the 24th Tirthankar of this sect. Parshvanath being the 23rd one, Mahavir was born in 540 BC before Christ at Kundangram near Vaishali, Bihar. बिहार में उनका बर्थ होता है, ठीक है। और वर्धमान महावीर जो थे, he is the founder of Jainism. He was the 24th Tirthankar, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा लाइक हिज फादर वाज द चीफ ऑफ जत्रिका कस्ट्रिया तेन। महावीर बिकम एन एंसेंटिक एट द एज ऑफ 30 इयर्स। जब वो 30 इयर्स के थे तब से ही उन्होंने घर को छोड़कर वो बाहर ये सारी चीज़ों में, स्पिरिचुअल चीज़ों में मानने लगे थे। एंड डाइड एट पवापुरी इन 468 BC नियर राजगीरा। His followers came to known as Jainas. Jainism had no place for supreme creators. Supreme creators में वो नहीं मानते हैं। It recognized the existence of God. सिर्फ real existence of God ही को वो मानते हैं, ज़्यादा importance देते हैं। But placed them lower than the Jaina teachers. The main aim of Jainism is the attainment of freedom from worldly bonds. जो regular जो हमारे लाइफ से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनसे अटेनमेंट वो उससे दूर करना है, फ्रीडम पाना है, ठीक है। इनका मेन एम यही होता है कि रेगुलर जो हमारी सांसारिक जो चीज़ें होती है उससे दूर रहकर। लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म अपोज द रिचुअलिस्टिक practices and evils of Vedic Brahmanas. It also opposed the caste system and accepted the doctrine of karma and rebirth. कास्ट सिस्टम का उनका बिल्कुल टोटली अपोज था, वो इसको नहीं मानते थे, ठीक है। और जो रेगुलर वैदिक ब्राह्मण्स के हिसाब से जो नए तौर तरीके जो बनाए हुए थे, जो पूजा विधि जो सारी थी, तो उनको नहीं मानते थे। वो किस में मानते थे? सिर्फ कर्म एंड रीबर्थ में, जो कर्म कर रहे हैं और रीबर्थ हो रहा है उसी चीज़ों में वो ज़्यादा मानते थे। जैनिज्म हैज 5 कैरेक्टरियल प्रिंसिपल्स। ये 5 प्रिंसिपल्स में वो ज़्यादा बिलीव करते हैं। अहिंसा और नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस रखना, एब्सेंटिज्म फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी न करना, लाइक नॉन अटैचमेंट, कोई बिन जरूरी चीज़ों के साथ लगाव न होना, कैलेबरी ऑफ ब्रह्मचार्य यानी ब्रह्मचार्य पालना, ठीक है। द 3 ज्वेल्स रत्न ऑफ जैनिज्म आर राइट विजन, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ठीक है। चरित्र एंड सम्यक जानना एंड सम्यक दर्शन, मतलब सही देखना, अच्छे से ही अच्छी पॉजिटिव ही चीज़ें देखना, पॉजिटिव ही नॉलेज रखना, राइट कंडक्ट, चरित्र भी पॉजिटिव ही, राइट। दिस इज ऑल द 3 ज्वेल्स ऑफ त्रिरत्न इन आर ऑफ जैनिज्म, which is formed by वर्धमान महावीर, ठीक है, वो 24th तीर्थंकर। दिस इज ऑल अबाउट जैनिज्म। सो दिस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड ओवरव्यू। इंडियन सिविलाइजेशन का कुछ ओवरव्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है 1.9। इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड की हिस्ट्री में इंडियन सिविलाइजेशन को बहुत एक अच्छी जगह मिली हुई है। वर्ल्ड की बहुत सारे अपने हर एक कंट्री में उनकी सबकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री है, बट उसमें हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को स्पेशल इंपॉर्टेंट प्लेस मिला हुआ है। एज इन अर्ली ग्रीस एंड रोम, इन इंडिया also some kind of democratic and republication from the government existed in ancient times. We also made tremendous progress in philosophy and various branches of science. हमने philosophy में भी as कम और साथ में different branches of science में भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा progress किया। Indian contribution to the field of mathematics, astronomy, chemistry,
मेटलर्जी एंड मेडिसिन इन द वर्थ मेंशनिंग। ठीक है, उसके साथ साथ ये दूसरी कुछ फील्ड्स हैं उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस किया। आर्यभट्ट एंड वरहिमिहिरा were famous mathematician astronomers. Chakra and Shushra were great physicians. Nagarjuna was a famous chemist as well as pharmacist. The concept of zero and the decimal system first involved in India. ये concept of zero जो था and decimal system जो था वो first involved हमारे इंडिया से start हुआ था। Ancient Indians also showed great skill in art. हमारे एंशियंट जो लोग थे इंडिया में उन्होंने खुद का एक अलग ही तरीके का कुछ डिफरेंट स्किल्स उन्होंने बताए, कुछ उनके डिफरेंट आर्ट लाइक आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, इन सारी चीज़ों में भी हमारा एक अच्छा योगदान एक अच्छी तरीके से हमने प्रेजेंट किया। अशोकान पिलर्स, केव्स ऑफ अजंता एलोरा, साउथ इंडियन टेम्पल्स, द फेमस स्तूपास एट सांची, बुद्ध's image of Mathura are only a few examples from the vast ocean of Indian art. ये एक बड़े इंडियन आर्ट के एक बड़े से ओशन में से ये कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स इन्होंने दे रखे हैं। Many great centers of learning were developed in ancient India like Takshila, Nalanda, Vikramashila, Vallabhi, Kashi and Kanchi, which imparted education to both Indian and foreign students. ठीक है, famous scholars and teachers taught in such a centers. Indian learning and scholarship was highly appreciated abroad by the Arab Muslims. Many great works of literature were produced in ancient India. Ancient India में बहुत सारे literature भी हम लोगों ने produce किए। ऋग्वेदा is the earliest specimen of Indo-European literature. ऋग्वेदा एक Indian European literature का भी part है। The four Vedas, Sutras, the two epics Ramayana and Mahabharata, Smritis, Purans and Tripitakas, Jain Ammas and other religion texts are the product of ancient India. ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब पुराने लोगों की इन्वेंट की हुई है, पुराने लोगों ने बनाई हुई है ancient India. Moreover, there are a number of drama, prose and poetic works. Great literacy figure like Kalidasa and Banabhat, Harisena, Vaishkandatta, Bhasa, Bhairavi and Sudaraka and many other belong to this period. Sanskrit, Pali and Prakrit literature made a great progress in ancient India. ये different literature ने बहुत ज़्यादा progress किया था। ठीक है, so here this topic is completed. So आप इस पे भी एक बार नज़र घुमा सकते हैं। our Indian civilization ये पूरा ओवरव्यू इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, so have a look.